ये स्क्रीन शेयर हो रही सभी को? यस सर। यस सर। देखो, अभी तक हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्सपेंशन पॉलिसीज थे उनको देख लिया है। किस तरह इन्होंने बंगाल को हराया, किस तरह इन्होंने मैसूर, मराठा, हैदराबाद, सिख, इन सबको हराया और पूरा एरिया इन्होंने या तो डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया या तो इनडायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया कि अपना ही कोई व्यक्ति वहां पे ऐसा राजा या ऐसा पपेट राजा बना के बैठा दिया। तो अब हम ये आज की क्लास में ये देखेंगे कि किस तरह इन लोगों की एक्सपेंशन पॉलिसी चली है, मतलब किस तरह इन्होंने क्या क्या टेक्निक यूज की, क्या क्या टैक्टिक यूज किया जिससे इन्होंने अपने एरिया को एक्सपेंड किया। जैसा कि मैं अभी तक पिछली क्लास में आपको कहता आ रहा हूँ कि इन लोगों ने रिंग फेंस पॉलिसी का उपयोग किया, सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस का उपयोग किया, इन लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी जिसके लिए बदनाम है उसका उपयोग किया। तो आज की क्लास में हम तीन मेन चीजें देखेंगे। रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी, सब्सिडरी अलायंस क्या थी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी। मतलब आए तो थे ये व्यापार करने, आए तो थे ये ट्रेड करने, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस इनको मिली कि ये लोग यहाँ पे क्या बन गए, शासक बन गए। ये यहाँ पे क्या बन गए, रूलर बन गए। आए थे व्यापारी बन के, और इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि ब्रिटेन से सोच के आए होंगे कि भाई हम भारत जा रहे हैं, 8-10 साल व्यापार करेंगे, उसके बाद वहां के राजाओं को हरा के हम यहाँ पे क्या बन जाएंगे, रूलर। ये कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि हम यहाँ पे आके इतनी धूमधाम मचाएंगे। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जिसे कहते हैं इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनी। इन्होंने यहाँ का जिसे कहते हैं अपनी डिप्लोमेसी का उपयोग किया, कुछ अपनी बुद्धि का उपयोग किया, कुछ हम लोगों की बेवकूफ़ी का उपयोग किया। हम लोगों के जो इंटरनल स्ट्रगल थे, एक ईर्षा भाव था, इन सबको इन्होंने भुनाया, थोड़ा करप्शन यूज किया, थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा डंडा मारा, और व्यापारी से क्या बन गए, ये शासक बन गए, ये रूलर बन गए, व्यापारी से ये रूलर बन गया। तो हम आज बेसिकली वो जो तीन पॉलिसी हैं जिसकी वजह से ये प्राइवेट कंपनी जो कि 31 दिसंबर 1600 को परमिशन मिलती कि जाओ तुम भारत में और भारत के आसपास जो देश है वहां पे कर लो व्यापार, तुम यहाँ पे क्या कर लो, ट्रेड कर लो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 1850 आते हैं, मतलब 250 सालों के अंदर ये जो कंपनी है इसने भारत के लगभग 80%, 80% हिस्से पे इसका या तो डायरेक्ट कंट्रोल है या तो इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो क्या हुआ ऐसा, इसने ऐसा क्या काम किया, ऐसे क्या इसके पास कौन सा जिन था किसने चिराग घिसा, उस जिन ने काम कर दिया, तो उसी चीज को हम पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली जब भी सवाल आए कि वाई ब्रिटिश आर much successful than any other Europeans for expanding their area and how they become trader to ruler, या किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स एक व्यापारी के रूप में आए थे लेकिन एक शासक के रूप में अवतरित हुए, तो आपको इन तीन पॉलिसीज के बारे में बताना रहेगा। क्योंकि यही तीन पॉलिसीज की वजह से ये जो व्यापारी थे इन्होंने अपने बाकी जो प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर यानी फ्रांसीसी, पोर्तुगीज, डच, डैनिश, इन सबको भगाया भी, साथ में अपना यहाँ पे व्यापार सिक्योर किया, यहाँ पे अपनी पावर सिक्योर की, अपनी मिलिट्री मजबूत की, और सबसे बड़ी बात बहुत छोटी सी आर्मी लेकर आए थे और हमारी आर्मी का उपयोग करके, इंडियन आर्मी का या भारतीय लोगों का उपयोग करके, भारतीय सोल्जर्स का उपयोग करके इन्होंने इतने बड़े एरिया को क्या किया, ऑक्युपाई किया, उसको कब्जा किया, उस पर रूल किया और पूरी तरह इस देश को क्या किया, यूटिलाइज किया, एक तरह से कॉलोनी बनाया। तो हम उसी चीज को पढ़ेंगे। तो जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देख के आपको कुछ याद आया? मैंने ये तस्वीर पहले डिस्कस की थी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं किसके, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान के बच्चे रिचर्ड वेलेस्ली ने किस एंग्लो मैसूर वॉर में गिरवी रखे थे, कोई बताएगा? थर्ड। थर्ड। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी पॉलिसी देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे रिंग फेंस पॉलिसी।
और रिंग फेंस पॉलिसी की बात जब भी आएगी, या मैं कहूं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात जब भी आएगी, तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आना चाहिए आपके दिमाग में, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वो व्यक्ति है जिसने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी आर्मी को हराया, सिराजुद्दौला को मारा और बंगाल में विजय हासिल की। और एक तरह से ये जो ट्रेडर थे, ये जो व्यापारी थे, उन्होंने अपनी पहली सीढ़ी चढ़ी, उन्होंने अपनी पहली एक तरह से कदम रखा। किस ओर कदम रखा? शासक बनने की ओर कदम रखा। तो बैटल ऑफ प्लासी के पहले ना इन्होंने कोई बड़ी बैटल लड़ी थी, और दूसरी चीज ना पहले की किसी बैटल में इनको इतना बड़ा एरिया मिला था। तो आपको हमेशा याद रखना है किसके बारे में? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे 1600 में, धीमे धीमे जब वहां पे जहांगीर का रूल था, उसके बाद हमने देखा शाहजहां का रूल था, उसके बाद औरंगजेब था, उसके बाद फर्रुख सियार तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप बैठी रही। आप जानते हैं क्यों बैठी रही? क्योंकि ये लोग अच्छे राजा थे, अच्छे शासक थे, मजबूत आर्मी थी, ठीक ठाक था। फर्रुख सियार से ही ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी मजबूत होना शुरू होती है, और इन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि भैया हमें तो अपना एरिया बढ़ाना है। इन्हें एरिया क्यों बढ़ाना था? सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या था? इनको अपना एरिया इसलिए बढ़ाना था कि इनको क्या करना है? ट्रेड करना है। एक व्यापारी से आप बोलो कि भाई आपके पास एक दुकान है, दूसरी दुकान बिक रही है, आप खरीदो क्या? बोलेगा बिल्कुल खरीद लूंगा, क्योंकि उसके दिमाग में चलता है कि भाई यही मेरे पास एक दुकान है, एक दुकान और हो जाएगी तो मेरा धंधा डबल हो जाएगा। तो ये अपना एरिया क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इनका जो ट्रेड है वो बेसिकली कैसा ट्रेड है? इनका सारा ट्रेड जो है वो नेचुरल ट्रेड है। नेचुरल या कहूँ कि रॉ मटेरियल का ट्रेड है, कच्चा माल का। ये यहाँ से कपास ले जा रहे हैं, ये यहाँ से मसाला ले जा रहे हैं, और ये जो नेचुरल ये कच्चा माल है ये कहाँ पे उग रहा है? ये फैक्ट्री में तो उग नहीं रहा है, ये तो जमीन में उग रहा है, लैंड में उग रहा है, या फॉरेस्ट में उग रहा है। तो इनको तो अपना एरिया बढ़ाना ही था, क्योंकि यहीं से ये कपास हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, मसाले हो गए, ठीक है, और भी जो सोना हो गया, चांदी हो गया, ये और भी जो कच्चे माल हैं जो जमीन से मिल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन से ही व्यापार कर रहे हैं। और इसके लिए इनको चाहिए जमीन, और जमीन चाहिए तो इनको अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने दो टेक्निक अपनाई शुरुआत में। पहले ये कोशिश किए, पहला क्या था कि जहां बात ना बने प्यार से, वहां क्या करेंगे? हम लड़ाई करेंगे, हम युद्ध करेंगे। ठीक है, ये हमने देखा है बैटल ऑफ प्लासी क्या है, एनेक्सेशन बाय वॉर। इन्होंने युद्ध लड़ा और उससे बंगाल को जीत लिया। दूसरा, इन्होंने जहां बातचीत से काम हो सकता था वहां पे उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी यूज की। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, बातचीत से, या अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, उसका उपयोग किया। जहां घूस देना हुआ वहां घूस दिया, जहां से प्यार से बात करनी हुआ वहां से प्यार से बात की, जहां पे किसी को गिफ्ट देना हुआ गिफ्ट दिया। ठीक है, तो कहते हैं ना, हर तरह से ये, जहां प्यार चला तो प्यार चलाया, जहां झापड़ चली तो झापड़ चलाया, लेकिन बेसिकली दो चीज यहाँ पे कर रहे थे। तो शुरू में अगर इन दोनों पॉइंट में बोलूं, तो शुरू में इन्होंने सबसे ज्यादा क्या यूज किया? सबसे ज्यादा इन्होंने यूज किया अपनी डिप्लोमेसी, बातचीत से। जहांगीर के पास गए थे, टॉमस रो गया था, विलियम हॉकिंस गया था, क्या करने गए थे? डिप्लोमेसी करने गए थे कि सर हमको आप अलाउ कर दो, हम आपको गिफ्ट देंगे। जहांगीर ने बोला भैया कपड़े ले आओ मेरे लिए हैट ले आओ, मेरे लिए काबुल का घोड़ा ले आओ, ला के दिया करते थे। उसके बाद धीमे धीमे बोला कि सर ये साल भर का पैसा आप हमसे ले लो और ये सूरत वाला इलाका हमको दे दो। तो मुगल बादशाह ने बोला लाओ 10,000 रुपये साल का। और जब 10,000 रुपये दे दिया तो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का यूज करके, अपनी प्रशासनिक स्किल का यूज करके उस एरिया पे कंट्रोल कर लिया धीमे धीमे, और वहां से टैक्स लेने लग गए, वहां पे टैक्स फ्री काम करने लग गए। यही डिप्लोमेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने जो ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था बंगाल में, वो सब। मैसूर उनसे प्यार से बात ही नहीं कर रहा था, मैसूर के साथ उन्होंने क्या की? लड़ाई की। मराठा उनसे प्यार से बातें नहीं कर रहे थे, मराठा के साथ क्या की? लड़ाई की। और जब लड़ाई खत्म करते थे तो फिर वो संधि करते थे। और संधि किसका एग्जाम्पल है? डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है। हमने देखा, चाहे पुरंदर की संधि की हो, चाहे मद्रास की संधि की हो, चाहे पौंडीचेरी की संधि, अलग अलग संधियां जो भी है, इन्होंने सब्सिडरी लाइन साइन करके अपना एक ऑफिसर बैठा दिया। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था, उसका नाम था रेजिडेंट बहादुर या ब्रिटिश रेजिडेंट। वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का एग्जाम्पल है। मतलब कुल मिला के जहां लड़ाई करनी हुई वहां लड़ाई की, जहां प्यार मोहब्बत से काम हुआ वहां से प्यार मोहब्बत काम किया। तो बेसिकली दो चीज ये करते आ रहे थे। तो अभी जो हम आपको तीनों पॉलिसी बताएंगे, चाहे वो रिंग फेंस पॉलिसी हो, चाहे वो सब्सिडरी अलायंस हो, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हो, ये तीनों किसके अंडर में आ रही हैं? डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर में आ रही है। ठीक है,
एनेक्सेशन बाय वॉर तो बड़ी सिंपल सी बात है, किसी से लड़ाई कर ली और उसका इलाका छीन लिया। लेकिन उसके बाद उसके इलाके को कैसे इन्होंने कंट्रोल किया, कैसे किसी से बिना लड़ाई किए, जैसे भाई टीपू सुल्तान मान नहीं रहा था, टीपू सुल्तान को मार दिया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। फिर एक छोटे से बच्चे को बैठा दिया वोडियार वंश के और उससे बोला बेटा साइन कर दे, उसने साइन कर दी सब्सिडियरी अलायंस में। तो उस बच्चे से साइन करवाने में उनको लड़ाई नहीं करनी पड़ी, वो तो प्यार मोहब्बत से बोले, बच्चे ने कर दिया, क्योंकि बच्चे को उन्होंने खुद ही बैठाया था। तो जो हम अब 3 पॉलिसी पढ़ेंगे वो किसके अंडर आएंगी, डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर में। तो अगर कभी आपसे सवाल आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कूटनीति और प्रशासनिक दक्षता के बारे में बताइए, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तब आपको ये 3 पॉलिसी का नाम लिखना है, रिंग फेंस, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रिंग फेंस पॉलिसी, सहायक संधि और व्यवगत का सिद्धांत। तो यहां तक क्लियर है सभी को? सर सेकंड वाली सर हिंदी में बता दीजिए सर। फिर से बोलिए। सर सेकंड वाली पॉलिसी सर हिंदी में क्या है? अभी वो तो मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं, मैं समझाऊंगा क्या है। यस सर। तो देखो यहाँ वही चीज लिखी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या है। कभी भी सवाल आ जाए मेंस में, इसे कहते हैं कूटनीति, कूटनीतिक, इसे कहते हैं प्रशासनिक, पॉलिसीज को कहते हैं नीतियां। तो कभी भी सवाल आ जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों पर प्रकाश डालिए, पुट लाइट ऑन द डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपको इन तीनों के बारे में लिखना है। आज के पूरा लेक्चर हमारा इन तीनों के बारे में है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, इसका जनक माना जाता है वॉरेन हेस्टिंग, माना जाता है। लेकिन कभी सवाल आ जाए कि पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम रिंग फेंस पॉलिसी का ईस्ट इंडिया कंपनी में किसने उपयोग किया या किसने इसको यूज में लाया, तो आप नाम लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव का नाम लिखेंगे। तो सवाल, मैं यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग का नाम क्यों दे रहा हूँ, वॉरेन हेस्टिंग ने जोर शोर तरीके से इसका उपयोग किया, लेकिन जो पहली बार यूज किया उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ये बताऊंगा कब किया, कैसे किया। रिंग फेंस पॉलिसी का मतलब ये क्या कि भैया ये मेरा घर है, मैंने अपने चारों ओर अपने दोस्त को बोला भाई तू मेरे पास रहे, तो बी मेरा दोस्त और सी मेरा दुश्मन है। इसका मतलब कभी भी सी मेरे पे अटैक करेगा तो पहले किससे लड़े, वो बी से लड़े, मेरे पे डायरेक्ट अटैक ना करे। मतलब मैंने अपने चारों ओर क्या बना लिया, एक रिंग बना ली, एक छल्ला बना लिया। और फेंस मतलब होता है बाड़ी। बाड़ी आप लोग जानते हैं, खेतों में बाड़ी लगाई जाती है कि भाई ये जो गाय जानवर ना पाए, ऊपर से किसान की जो गाय है वो अपना खेत छोड़ के कहीं और ना भाग जाए। तो एक छल्ले के रूप में हमने क्या बनाई, एक बाड़ी बनाई है, एक बाउंड्री बनाई है। किससे बचना है, सी से बचना है। किसको बचना है, ए को बचना है, ए को सी से बचना है। इसलिए इसने अपना एक दोस्त बनाया, या जो बी बैठा हुआ था बी से दोस्ती कर ली कि भाई तू मेरा दोस्त। बी को नहीं पता है कि ए से दोस्ती क्यों कर रहा है, बी को तो लग रहा है ठीक है भाई ये दोस्ती कर रहा है कर ले, लेकिन ए बी से दोस्ती इसलिए कर रहा है कि जब भी सी अटैक करेगा मेरे ऊपर, ये सी हर जगह बैठा हुआ है चारों ओर, जब भी सी अटैक करेगा तो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, बी पे अटैक करेगा, मतलब मैं सेफ हो गया। इस तरह आप अपना घर बनाते हैं तो चारों ओर बाउंड्री क्यों कराते हैं, अपने घर की सेफ्टी के लिए, कि अगर चोर को चोरी करना भी तो पहले मेरी 10 फीट 10 12 25 फीट की जो बाउंड्री पहले वो कूद के आए, अगर उसमें इतनी दम होगी तभी वो अंदर आए। और जब बाउंड्री कूद के भी आ जाएगा तो मेरे घर में कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्ते काट लेंगे उसे। तो आप घर की सेफ्टी के लिए बाउंड्री करते हो। तो यहाँ तो घर है नहीं, यहाँ तो बड़ा बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़े बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ा एरिया है। और ये भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, बेसिकली ये व्यापारी हैं, इनको चाहिए व्यापार। और ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यापार चाहिए, ये चाहते हैं इनका व्यापार सेफ रहे, सिक्योर रहे। ऐसा ना हो, कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता कि रात में दुकान बंद करके जाए और रात में दुकान में चोरी हो जाए, उसके रहने या ना रहने पे भी उसकी दुकान सेफ रहे। तो पहली चीज तो ये क्या चाह रहे थे, इनका व्यापार सेफ रहे। अगर ये कोई इलाका बंगाल का पकड़ लिए है, उसमें कब्जा कर लिए हैं, तो वहां पे व्यापार सिर्फ यही करें। दूसरा, जब भी इनका माल एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वहां पे उसकी सेफ्टी रहे। तीसरा, ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, कल को मराठा कूद के आ गए उनके पास और अटैक करके चले गए, या मैसूर आ गया, कोई और आ गया। तो सब इसलिए ये बी से दोस्ती कर रहे हैं, मतलब अपने चारों ओर क्या बना रहे हैं, एक बफर जोन बना रहे हैं। मतलब अपने चारों ओर जितने भी लोग हैं उनसे दोस्ती कर ले रहे हैं।
जिसी तरह आप जिस मोहल्ले में रहते हैं तो अपने पड़ोसी से दोस्ती करते हैं, ना कि दुश्मनी करते हैं। दोस्ती इसलिए करते हैं कल को मेरा बुरा वक्त आए या कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पड़ोसी मेरे साथ खड़े हो। कोई बाहरी व्यक्ति आके मेरे घर में कुछ करे तो हम 8-10 पड़ोसी हैं, हम घेर लेंगे, हम उसको पकड़ेंगे। तो वैसा ऐसा इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट निकाला था, इसी का नाम है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है। दूसरा क्या था? सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस मतलब क्या? इसको कहते हैं सहायक संधि। वैसे नाम में लिखा है सहायक, लेकिन यहाँ पे सहायक कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे असल में अंग्रेज अपने मजे के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जिसके साथ ये संधि साइन कर रहे हैं उसको एक तरह से गुलाम बना दे रहे हैं। तो आम भाषा में इसे मैं कहूं कि ये गुलाम संधि है तो ज्यादा सही होगा, लेकिन अंग्रेजों ने नाम दिया और नाम अच्छा देंगे भाई। ठीक है। तो सब्सिडियरी अलायंस को हम कहते हैं सहायक संधि। इन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी के तहत जिससे भी दोस्ती की, मान लो ए कौन है? अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी है ए, इसने बी से दोस्ती कर ली, बी चारों ओर थे, तो समय के साथ बी को इन्होंने धीमे धीमे कमजोर बना दिया। जब बी को कमजोर बना दिया और बी को भी लगा कि यार अंग्रेज मेरा दोस्त है, मेरे अच्छे बुरे की बात जानता है, मेरे अच्छे बुरे में साथ देता है, तो धीमे धीमे बी को बोला यार बी देख अब मैं समय के साथ मजबूत हो गया हूं, मैं कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, तुम्हें भी लगता होगा, तुम्हारे पड़ोसी जो सी हैं वो तुम पे अटैक कर रहे हैं, तो कब तक तुम उनका अटैक झेलोगे? तो एक काम करो, मेरी मदद ले लो, मैं तुम्हें अपनी आर्मी दे देता हूँ, मैं तुम्हारी आर्मी को ट्रेन कर दूंगा, मैं तुम्हारी आर्मी के लोगों को सिखाऊंगा गोली कैसे मारते हैं, तुम कब तक तलवारबाजी करते रहोगे? मैं तुम्हारी लोगों को बताऊंगा, तुम्हारी आर्मी को सिखाऊंगा किस तरह तोप चलाते हैं, तोप मेरे पास है, लेकिन इसके बदले तुम मुझे कुछ पैसा दे देना, इसके बदले तुम मेरी आर्मी ले लो, लेकिन मेरी आर्मी का खाना खर्चा तुम उठाना, मेंटेनेंस तुम उठाना। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था। देखो यहाँ पे सहायक शब्द इसलिए आ रहा है कि अंग्रेज उसको बोलते थे बगल वाले से कि मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल इन्होंने कैसे कैसे हमारे जो सारे राजे रजवाड़े हैं उनको कैसे फंसाया। नाम रखा सहायक संधि। अंग्रेज दूसरे व्यक्ति को, या दूसरे से मराठा हैं या फिर निजाम हैं या फिर मैसूर वाले हैं या फिर अवध वाले हैं, उनके पास जाके बोलते थे आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम पे अटैक करता है महाराजा रंजीत सिंह, तुम पे अटैक कौन कर रहा है? मराठा अटैक कर रहे हैं। अवध को बोलते मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, हैदराबाद को बोलते मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम पे अटैक कौन करता है? टीपू सुल्तान। तो चलो अपन दोनों सहायक संधि पे साइन कर लें, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, जब टीपू सुल्तान की आर्मी तुम पे अटैक करेगी तो मेरी आर्मी तुमको बचाएगी। तो नाम है सहायक संधि, लेकिन हम इसके सारे पॉइंट्स अभी देखेंगे, तो मैं तो अभी ब्रीफिंग कर रहा हूँ आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ये अगला स्टेज है। रिंग फेंस पॉलिसी से इन लोगों ने दोस्ती बनाई। अगले स्टेज में क्या किया? सहायक संधि से इन लोगों ने अपने दोस्त को कमजोर बना दिया कि भैया देख तू तो बचा नहीं पाएगा अपने आप को, तो हम तो रक्षा कर देते हैं, हम तुम्हें सुरक्षा देते हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं। और जब हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे, राजे रजवाड़े थे, वो इतने कमजोर हो गए कि अपनी सुरक्षा वो खुद कर भी नहीं पा रहे थे, तो डलहौजी ने बोला यार तुम किस काम के राजा? डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई इसको कहते हैं हिंदी में व्यापगत का सिद्धांत। व्याप, ये पा है, का सिद्धांत। डलहौजी ने देखा कि भाई मेरे आसपास जितने भी राज रजवाड़े हैं जो कि सब्सिडियरी लाइन साइन कर लिए हैं, वो वैसे भी कमजोर हो गए, ना उनके पास खुद की आर्मी बची, ना उनके पास खुद का पैसा बचा है, वो इतने कमजोर हैं, उनकी सुरक्षा हम कर रहे हैं। तो डलहौजी ने उनको सबस्यूम कर लिया, उनको खा लिया, उनको अपने अंडर में कर लिया, उनको खत्म कर दिया कि खत्म करो, तुम वैसे भी कमजोर हो, किस काम के तुम राजा, किस काम के तुम नवाब, किस काम के तुम निजाम। और डलहौजी ने लैप्स कर लिया, लैप्स मतलब खा गया उसको, वो पूरा पूरा इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में डायरेक्ट आ गया। सब्सिडियरी अलायंस में इनडायरेक्ट कंट्रोल में था, रिंग फेंस पॉलिसी में कंट्रोल में नहीं है। रिंग फेंस पॉलिसी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पड़ोसी लोग हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो तुमसे दोस्ती कर रहा है कि वी आर फ्रेंड्स, हम तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त पे साथ देंगे। सब्सिडियरी अलायंस में क्या बोला? यार तुम पहले से कमजोर हो, मेरी सहायता ले लो, मतलब तुम मेरे अंडर में आ जाओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम मेरे प्रोटेक्टोरेट बन जाओ, तुम मेरे अधीन आ जाओ। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या बोला? तुम वैसे भी मेरे अधीन हो, आओ तुम्हें मैं नौकरी से निकाल देता हूँ, तुम्हारा इलाका हड़प लेता हूँ, क्योंकि हो तो तुम मेरे नौकर ही या हो तो तुम मेरे अधीन ही। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है, एक एक करके हम सारी चीजों को अब पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? अभी तक की ब्रीफिंग क्लियर हुई सभी को? तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या उन पर ही अप्लाई करी गई जिनने पहले से सब्सिडियरी लाइन साइन कर रखा था? यार आज आप लोगों की आवाज ना मेरे पास बहुत धीमे आ रही है, तो इससे अच्छा चैट में लिख दो।
आदित्य जोशी कह रहे हैं सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन पर ही अप्लाई कर, या सिर्फ जिन्होंने हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्हीं पे अप्लाई होगी जिन्होंने पहले से सब्सिडियरी अलायंस साइन किया। मतलब डलहौजी ने बोला मैं नए इलाके पे नहीं घुसूंगा, जो पहले से मेरे अधीन है, जो पहले से सैक संधि को साइन कर चुके हैं, वही कमजोर है। तो कमजोर को हराना आसान है, कमजोर को मारना आसान है। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया है वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आएंगे। आएगा समय के साथ, मैं सब समझाऊंगा आप लोगों को विद एग्जांपल किसने कैसे कैसे किसको खींचा है। तो अब हम चलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी के लिए। तो रिंग फेंस पॉलिसी तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अभी तक ये है क्या, क्यों हम सुरक्षा चाह रहे हैं, क्यों हम बाड़ा बना रहे हैं, ये तो अभी तक आप लोगों को क्लियर हो ही गया है। रिंग फेंस पॉलिसी का सबसे अच्छा उपयोग, सबसे पहला उपयोग किसने किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव। रवि पवार बताऊंगा मैं किसने शुरू की, अभी आने दो, अभी तो मैंने आपको ब्रीफिंग की है। देखो मैंने ब्रीफिंग की है, मैंने ये टॉपिक खत्म नहीं किया, इस टॉपिक पे हम घुसेंगे अच्छे से। बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। सब्सिडरी रिंग फेंस पॉलिसी से एमसीक्यू, मेंस, इंटरव्यू खूब क्वेश्चंस आते हैं इसमें, क्योंकि जिसको ये पॉलिसी समझ में आ गई वो असल में उसने सही तरीके से समझा है किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया, किस तरह अपना विस्तार किया। तो मैं क्लियर करूंगा अभी कि सबसे रिचर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, कैसे किया। तो मैं ये कह रहा हूँ रिंग फेंस पॉलिसी नंबर 1 पॉलिसी है। और ये पॉलिसी क्यों लाई गई थी? क्योंकि अंग्रेज को डर था, अंग्रेजों को भय था, क्योंकि अंग्रेज उस समय धीमे धीमे अपना कारोबार बढ़ा रहे थे और उनको डर था कि भाई मेरे ऊपर मराठा अटैक ना कर दें। क्योंकि इन्होंने क्या किया था 1757 तक, कर्नाटिक वॉर से, अगर मैं इस तरह का मैप बनाऊं तो ये कर्नाटिक वॉर से ये वाला एरिया लगभग इनके पास था और बंगाल का एरिया इनके पास था। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ऐसा नहीं कि बंगाल के मालिक बन गए थे, इन्होंने अपना एक आदमी बैठा दिया था मीर जाफर नाम का। ठीक है, लेकिन फिर भी मीर जाफर ने इनको काफी पैसा दिया और बोला भैया अपना व्यापार आप करिए बंगाल में, आपसे हम किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अब इनको डर था। भाई बंगाल के बारे में मैंने बताया है कि बंगाल उस समय भारत में अगर 100 रुपए का माल बिकता था तो 25 रुपए का माल सिर्फ बंगाल से बिकता था। उस समय अगर भारत में 10 लोग रहते थे तो 3 लोग बंगाल में रहते थे। तो आबादी के मामले में नंबर 1, कमाई के मामले में नंबर 1, बाकी सारी एक तरफ, एक चौथाई कमाई यही कर रहे। और बंगाल 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद हरा दिया एक तरह से। अब उस समय आप देखो तो ये बहुत बड़ा एरिया किसका है? मराठाओं का। ठीक है, इधर आप देखो तो इधर निजाम बैठा है हैदराबाद और इधर बैठा है हैदर अली। ठीक है, अब हर किसी को अपना एरिया बढ़ाना था, हर किसी को अपना एरिया बढ़ाना था। और तो इन्होंने क्या किया? अब देखो जैसे ये मराठाओं की बात करूंगा, मराठा बंगाल पे अटैक करते थे, मैंने आपको पुरानी क्लासों में बता दिया, मराठा रेड मारा करते थे, सरदेशमुखी चौथ लेके आया करते थे, ये सब कहानी मैं बता चुका हूँ, अपनी बताऊंगा। लेकिन जब भी आप खुद सोचो, अगर आपको महाराष्ट्र से बंगाल जाना है तो एक इलाका तो यही है कि आप एमपी कूदिए, फिर छत्तीसगढ़ कूदिए, फिर उड़ीसा कूदिए, फिर बंगाल जाइए। आज तो हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास हाईवेज है, आज हमारे पास एयरवेज है, आज हमारे पास ट्रेन है। लेकिन 1757 में ऐसा कोई डेवलपमेंट तो था नहीं। यहाँ काफी घने जंगल थे, बहुत घने जंगल है यहाँ पे, और इतने घने जंगलों से जब पार निकलना है तो मुश्किल होगा। भाई जंगल है तो जानवर भी मिलेंगे, जंगल है तो नदियां भी मिलेगी, जंगल है तो पहाड़ भी मिलेंगे, सब है। और ये तो पूरा छोटा नागपुर का प्लेट्यू ही है। तो मराठा जब अटैक करते थे कहाँ पे? बंगाल में, तो वो ऐसे अटैक करते थे। ये पूरा इलाका था अवध का इलाका, अवध का। ठीक है, तो मराठा पहले अवध में घुसते थे, अवध से बंगाल में अटैक करते थे, क्योंकि भाई अवध का इलाका प्लेन एरिया है। अवध मतलब आज का आप यूपी उत्तराखंड समझ लो। ठीक है, तो यूपी प्लेन इलाका है, गंगा जमुना नदी बहती, प्लेन इलाका है। तो सीधे पहले अवध में घुसते थे, अवध से बंगाल अटैक करते थे, वापस यहीं से आते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा भाई बंगाल मेरे पास है, अब मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए मुझे? सुरक्षा। दूसरा, इनके पास यहाँ मद्रास में भी हेडक्वार्टर था, और इसके बाद इनके पास यहाँ बॉम्बे में भी हेडक्वार्टर था, और यहाँ पे एक सूरत में भी अच्छा खासा इनका कारोबार था। तो मराठाओं से इनको डर ये भी था कि भाई सूरत में अटैक करते हैं, मराठाओं से ये डर था कि बॉम्बे में अटैक करते हैं, बॉम्बे में तो मैसूर भी अटैक करता है, मद्रास में हैदराबाद का निजाम अटैक करता है, और बंगाल में तो मराठा कूद के अटैक करते ही थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या सोचा कि यार मुझे अपने बफर जोन बनाने पड़ेंगे, मुझे अपने चारों ओर
अपने दोस्तों को रखना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये कोई प्लॉट है कि मैंने एक प्लॉट खरीदा, दूसरा मैंने अपने दोस्त को दिलवा दिया प्लॉट कि भाई तू भी मकान बना ले, मैं भी मकान बना लूँ, ये तो पूरे पूरे इलाके हैं। तो उन्होंने दोस्ती करना शुरू किया। इन्होंने अवध से बोला यार तू मेरा दोस्त बन जा, उसको लालच दिया कि भैया आप हमारे दोस्त बनिए, हम दोनों मिलके। आपका दुश्मन कौन? मराठा। क्योंकि मराठा जब आते थे बंगाल तो ऐसा तो नहीं कि अवध से आएंगे तो सिर झुका के निकल जाएंगे, अवध को भी लूटते थे। तो अवध भी मराठाओं से परेशान था। और दूसरा हम देखते हैं 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि में आप लोगों को ध्यान होगा कि भाई दो संधियां हुई थी, एक तो हुई थी मुगल बादशाह के साथ और एक हुई थी अवध के नवाब के साथ। लेकिन आप ध्यान रखो कि जो मुगल बादशाह था उसको तो इन्होंने उठा के कहाँ भेज दिया था कि भैया तुम दिल्ली से छोड़ दो और इलाहाबाद में बैठो कड़ा में। लेकिन अवध को इन्होंने टच नहीं किया था। अवध के जो नवाब थे उसको नहीं बोला था कि भाई तू अपनी गद्दी छोड़ दे। हाँ, उससे बोला था भाई तू मुझको पैसा दे 50 लाख रुपए। उसको बोला था तुम कुछ अंग्रेजों को अपने यहाँ रखोगे और उनकी आर्मी का तुम खर्चा उठाओगे। तो एक तरह से जो बक्सर का युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई, उस इलाहाबाद की संधि में कुछ ऐसी शर्तें साइन करवा ली गई थी इस अवध के नवाब के साथ कि भैया अब तुम्हें हमें सिक्योर करना है, या अब जब भी मराठा अटैक करेंगे तो मेरी आर्मी भी तुम्हारे यहाँ रहेगी, हम दोनों मिलकर इसको हराएंगे और इसको भगा देंगे, क्योंकि इनको अपना बंगाल सिक्योर करना है। नीचे हम बात करें तो ये जो नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया है, इस एरिया को ये चाह रहे थे। यहाँ पे इन्होंने बीजापुर के साथ दोस्ती कर ली थी। उसके बाद ये जो एरिया था ये आरकोट का एरिया था, आरकोट इनका मतलब दोस्त था। नीचे में बात करूं चावड़कोर, चावड़कोर से के साथ इन्होंने दोस्ती कर ली। मतलब कुल मिला के जब टीपू सुल्तान मद्रास में अटैक करना चाहेगा तो उसको चावड़कोर से होकर निकलना पड़ेगा। हैदराबाद अगर मद्रास में अटैक करना चाहेगा तो उसको आरकोट से लड़ना पड़ेगा, तो आरकोट इनका दोस्त है, चावड़कोर इनका दोस्त है। अगर मराठा बंगाल में अटैक करना चाहेंगे तो अवध से लड़ना पड़ेगा, तो अवध इनका दोस्त है। तो ये जो बफर जोन है, मतलब बफर जोन की एग्जांपल क्या है? आरकोट। बफर जोन का एग्जांपल क्या है? त्रावणकोर। और बफर जोन का एक सबसे शाइनिंग एग्जांपल है अवध। सबसे शाइनिंग एग्जांपल है, क्योंकि क्या कर रहे हैं ये? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बॉर्डर है उसको बचा रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। इसी को कहा गया रिंग फेंस। अपने चारों ओर जो भी है उनसे दोस्ती कर लो, या उनको दबा लो, या उनको हरा दो, या उनको जो भी करो, अल्टीमेटली कोई तुम पे अटैक ना करे। आप एक पुलिस ऑफिसर है, आप एक आर्मी ऑफिसर है, आप बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनते हैं? या जब बनेंगे तो क्यों पहनेंगे? क्योंकि अब गोली लगे तो सीधे आपको छलनी ना करे, वो बुलेट प्रूफ जैकेट आपको बचा ले। तो बुलेट प्रूफ जैकेट एक बफर जोन का काम कर रहा है। तो ये है कॉन्सेप्ट पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी का। और इसको बहुत तेजी से यूज किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड हमने देखा था 1772 से 1785। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों ने मराठा पढ़ा है तो आप मुझे बताइए, जब पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो खुद सोचो, थोड़ा सोचना, ये आपके लिए थोड़ा सवाल दे रहा हूं, 1 मिनट भी दूंगा सोचने के लिए। जब पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो सूरत से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी वो तो आके लड़ने लग गई थी। लेकिन आपको शायद ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि जो उस समय बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, उसने इनको मना किया था। उसने यहाँ पे तुरंत लेटर भेजा कि भैया नाना फडणवीस को और बाकी इनको सूरत वालों को भी कि आप लड़ाई बंद करिए। ये मैंने बताया है, आप लोगों को याद है कि नहीं? यस सर। अब सोचो आप कि जब अंग्रेज मराठाओं से लड़ने आ गए हैं तो दूसरा अंग्रेज, उनका बड़ा ऑफिसर क्यों मना कर रहा है? आप खुद सोचो, जब सूरत वाले यहाँ पे लड़ने आ गए हैं, राघोबा ने इनके साथ जाके सूरत की संधि साइन की और यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, तो ये बंगाल का जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने क्यों मना किया होगा? उसने इसलिए मना किया, अब आप थोड़ा समझना, ये उसकी रिंग फेंस पॉलिसी थी। उसने सोचा कि पहली चीज तो हम मराठाओं से भी लड़ेंगे तो हारेंगे, पहली चीज। दूसरी, अगर हम मराठाओं से नहीं लड़ते हैं, अगर अभी हम मराठाओं से नहीं लड़ते तो हम अपना पैसा ही बचा लेंगे, अपने सोल्जर भी बचा लेंगे, क्योंकि उस समय मराठा बहुत मजबूत था और मैंने उस समय पढ़ाया था और बोला था, वॉरेन हेस्टिंग इनको बोल रहा था कि चुपचाप युद्ध बंद करो, क्योंकि मराठाओं से अभी लड़ने की अपनी एक तरह से हिम्मत नहीं है। दूसरा, इसमें आप सोचो कि भाई जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था, जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ तो वो कब शुरू हुआ? कोई मुझे पता है कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू कब हुआ?
1780, 1803, 1803, चैट में बता दो, तीनों बताओ मुझे, 1803। तीनों एंग्लो मराठा वॉर कब कब हुआ, टाइम पीरियड बताओ मुझे, फर्स्ट कब हुआ, फर्स्ट सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ? 1775 to 1782, second 1802, third 1817 to 1819. पहला 75 से 82 में हुआ, दूसरा 1802 से 1805, तीसरा अब आप खुद देखो कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में 20 साल का अंतर क्यों था। उस समय मैंने कहा नाना फडणवीस इतना अच्छा आदमी था कि उसने सब कुछ अच्छे से कर लिया, संभाल लिया। नाना फडणवीस की वजह से ही फर्स्ट एंग्लो मैसूर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में 20 साल का समय हो गया, या एक तरह से अंतराल था। लेकिन ये आधी सच्चाई थी, पूरी सच्चाई आज मैं बताता हूँ। पूरी सच्चाई ये भी थी कि अंग्रेज क्या चाह रहे थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाह रही थी कि मराठाओं से हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कब करें, जब हम इसके आसपास क्या बना लें, बफर जोन बना लें। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर आते तक इन्होंने हैदराबाद से दोस्ती कर ली थी। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होने से पहले इन्होंने मैसूर को खत्म कर दिया था, वोडियार और वोडियार को यहाँ बैठा दिया था। तो देखो यहाँ पे इनके दोस्त आगे सीधे, ठीक है। ये हैदराबाद इनके पास आ ही गया है, हैदराबाद का एरिया पूरा, ठीक है। तो इनका सिंपल सा फंडा था कि भाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में इन्होंने चुपचाप थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन शांति कर ली, इसलिए जब ये मराठाओं से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि मराठाओं के नीचे मैसूर बैठा हुआ था, हैदर अली वो हमको मार रहा था, इधर हैदराबाद बैठा हुआ था वो हमको मार रहा था, आरकोट बस मेरा दोस्त था। ये सब चीजें आपने देखी हैं। लेकिन सेकंड एंग्लो मैसूर जो मराठा वॉर हुआ उसके पहले तक इन लोगों ने हैदराबाद को अपने अंडर में रख लिया। मैसूर में 4 एंग्लो मैसूर वॉर करके टीपू सुल्तान को मार ही दिया, वोडियार को बैठा दिया। तो अब इन्होंने सीधे देखो इनके चारों ओर यहाँ दोस्त बैठ गए हैं। इसलिए सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में तो एक तरह से अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। एल्फिंस्टन नाम का जो व्यक्ति था वहां पे, ऐसा रेजिडेंट बहादुर था, असल में उसकी सारी चाल थी कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू किया जाए। क्योंकि अब देखो मैसूर से भी इनकी आर्मी जा सकती है, हैदराबाद से इनकी आर्मी घुसेगी, अवध से इनकी आर्मी घुसेगी, हर जगह से घेरेगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में इनके पास सारे इनके चारों ओर इनके दुश्मन थे, तो ये नहीं चाहते थे कि हम मराठाओं से डायरेक्ट लड़े। मराठाओं से लड़ेंगे, हारेंगे, अपनी आर्मी कम होगी। दूसरा, अभी बंगाल में धीमे धीमे पैर जमा रहे हैं, इसलिए इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में चुपचाप थोड़े बहुत छोटे छोटे युद्ध हुए और अल्टीमेटली क्या हुआ, मान लिया। उस 40 दिन के बच्चे को इन लोगों ने पेशवा मान लिया था, नाना फडणवीस को मान लिया था कि भाई आपकी बार बाई काउंसिल है, आप सब काम धाम संभालिए। क्योंकि अंग्रेज जानते थे, वॉरेन हेस्टिंग जानता था कि भैया अभी भिड़ेंगे तो अब दोनों को हानि होगी, और मराठा अभी बहुत मजबूत है। क्लियर हुई कहानी सभी को? यस सर। और इसीलिए पहले जब चारों एंग्लो मैसूर वॉर निपट गए हैं, तब इन्होंने मराठाओं पे फोकस किया है। और मैंने बोला था कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में आर्थर वेलेस्ली ने मारा था टीपू सुल्तान को, और उसके बाद यही आर्थर वेलेस्ली ऊपर जाएगा, मराठाओं को हराएगा, मारेगा। और यही बाद में आर्थर वेलेस्ली जाएगा वाटरलू में, नेपोलियन को मारेगा। तो बड़ा दिमाग से चल रहे हैं ये इनकी रिंग फेंस पॉलिसी के एग्जांपल्स हैं। कभी आपसे सवाल आ जाए कि भाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ही अंग्रेज क्यों लड़ नहीं गए, उनके पास तो सूरत था, उनके पास तो नीचे बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, घेर लेते, लड़े जाते मराठाओं से। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने क्यों दिमाग की खाई, क्योंकि भाई अभी लड़ेंगे ना तो कुछ बचेगा नहीं, यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट लिया जाएगा। दूसरा, ये जो मराठा है चाहे मैसूर है, इनका हेल्प कौन कर रहा है, इनका हेल्प फ्रांसीसी कर रहे हैं, फ्रेंच कर रहे हैं। और फ्रेंच को मौका मिल जाएगा, अगर हम हार गए, अगर अंग्रेज हार गए, तो इनकी दुकान तो बंद और फ्रांसीसियों की दुकान चालू हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने फ्रांसीसियों को यहाँ पे हराया था कार्नेटिक वॉर में, और ये कहा था आप अपनी आर्मी नहीं बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कहा था कि आप किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये तो हम देखते आए हैं कि यहाँ तक कि महाराजा रंजीत सिंह भी फ्रांसीसियों को सपोर्ट ले रहा था। टीपू सुल्तान तो बकायदा अपने आप को सिडियन टीपू कह रहा था, जैकोबिन क्लब का मेंबर बना हुआ था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के।
कि किस तरह इन्होंने अपने पूरे एरिया को डिफेंड किया, अपने पूरे एरिया को बचा के रखा। तो रिंग फेंस पॉलिसी का सबसे अच्छा उपयोग था किया गया था अवध में, और यही सब कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये सब जो कहानी है वही सब है मैंने जो आपको बताई है। ठीक है, इस मैप में यही चीज है कि भैया अगर इस मैप को मैं अगर थोड़ा सा आपको समझाऊं, ये अवध को इन लोगों ने बफर स्टेट बना लिया, ये अवध को इन्होंने बफर स्टेट, क्योंकि ये है इनका बंगाल। इधर से तो अटैक नहीं करेंगे मराठा, इधर से अटैक करेंगे तो उड़ीसा तक आते थे मराठा, जब भी अटैक करते थे तो इधर से अवध होते हुए बंगाल पर अटैक करते थे। तो इन लोगों ने अवध को क्या बनाया, एक बफर स्टेट बनाया। दूसरा, महाराजा रणजीत सिंह वाला जब रूल चल रहा था तब भी अवध इनका बफर स्टेट रहा। देखो हमने देखा है 1853 में रणजीत सिंह का जो बेटा था दिलीप सिंह, इसको बोला बेटा तो लंदन जा, और इसको जो आपका डलहौजी है उसने जो पूरा सिख एम्पायर है उसको अनेक्स कर लिया। इससे 10 साल पहले इन्होंने किसको अनेक्स कर लिया, सिंध को अनेक्स कर लिया। ये सब कहानी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, मराठाओं की बात करेंगे तो 1818 में ही मराठा खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अगर हैदराबाद की बात करेंगे तो इसने तो सब्सिडियरी लाइन साइन कर लेगा। उनकी बात करेंगे मराठाओं, उसकी मैसूर की बात करेंगे तो 1799 में जो टीपू सुल्तान है उसको गोली मार दी जाएगा, उसका वोडियार आके वहां पे साइन कर लेगा। तो असल में क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे सबको पहले खत्म करेंगे, उसके बाद जो आपका डलहौजी भाई साहब है वो सबको खाना शुरू कर देगा। तो शुरू में ये क्या करेंगे, सबसे दोस्ती बनाएंगे, रिंग फेंस पॉलिसी बनाएंगे, फिर धीमे धीमे उनको सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी बेचेंगे। जिस तरह LIC एजेंट पॉलिसी नहीं बेचता कि भैया आप मर जाएंगे तो आपके घर वालों का क्या होगा, तो आप ये पॉलिसी ले लो। उस तरह पहले इनको डराएगा, डर दिखाएगा कि भैया तुम्हारे चारों ओर दुश्मन है और तुम मेरी मदद ले लो। तो अब जो अगला स्टेप है वो सब्सिडियरी अलायंस। अगला स्टेप क्या है, सब्सिडियरी अलायंस। तो सब्सिडियरी अलायंस क्यों लाए इन लोगों ने, वो इसलिए लाया कि बैटल ऑफ प्लासी में तो कहते हैं ना शेर के मुंह में खून लग गया, बैटल ऑफ प्लासी से तो इनके मुंह में खून लग गया, और बैटल ऑफ बक्सर में तो ये तो पूरे राजा ही हो गए। जब इन्होंने देखा कि यार हम इतने मजबूत है, इतनी बड़ी आर्मी, उसके बाद 1759 में जो डचों के साथ बेदरा का युद्ध हुआ, डचों को मारा। 1760 में इन लोगों ने फ्रांसीसियों को खत्म किया क्वांडी वॉश में। फिर 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ और उसमें मराठा बहुत बुरी तरह कमजोर हो गए। फिर उसके बाद हम देखें कि जो अहमद शाह अब्दालिया या उसके पहले जो नादिर शाह का इन्वेजन हो रहा था उसकी वजह से मुगल्स कमजोर हो रहे थे। तो इनके लिए तो विन विन सिचुएशन थी। जो इनके दुश्मन थे, जैसे मान लो मुगल इनका दुश्मन था, तो मुगल को कमजोर किसने कर दिया, नादिर शाह ने कमजोर कर दिया। बाद में बैटल ऑफ बक्सर में मुगलों को तोड़ ही दिया इन लोगों ने। मराठा बहुत तेज चल रहे थे, अब्दाली ने उनको तोड़ दिया। ठीक है, डच तेज चल रहे थे, डचों को इन्होंने हरा दिया, फ्रांसीसियों को इन्होंने हरा दिया। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ इन्होंने शादी कर ली थी कि भैया अब हमारी बेटी तुम्हारी बेटी पुर्तगालियों की बेटिया हमारे घर आ गई, इसलिए हम आप कभी अब लड़ाई नहीं करेंगे। तो धीमे धीमे इन लोग क्या मजबूत हो रहे थे, हर चीज में मजबूत हो रहे थे। पैसा इनके पास था ही। बंगाल में इन्होंने ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था, पूरे निजामत वाले काम दे दिए नवाब को वहां के, और दीवानी राइट्स खुद रख लिए, पैसा इनके पास खूब था। ठीक है, हर जगह टैक्स फ्री व्यापार कर रहे थे, आर्मी इनके पास खूब सारी थी ही। ये बंगाल जीत चुके हैं, अवध जीत चुके हैं, ये मुगलों को जीत चुके हैं। तो इनके पास व्यापार है, इनके पास पैसा है, इनके पास मिलिट्री है, सब कुछ है इनके पास। और जब आपके पास इतनी सब कुछ चीज होगी तभी तो आप पॉलिसी लेके बेचने जाएंगे। और अभी तक मतलब 1757 से लेकर 1797 तक, इन 40 सालों में पूरा भारत समझ चुका है कि सबसे बड़ी जो पावर इस टाइम वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। इन्होंने जब मुगल बादशाह को हरा दिया तो हमारी क्या बिसात। बैटल ऑफ बक्सर में आप देखियो कि हेक्टर मनरो ने मुगल की आर्मी प्लस अवध की आर्मी प्लस बंगाल वाली आर्मी, इन तीनों को मिलकर हरा दिया हेक्टर मनरो ने। तो इन 40 साल में छोटे बड़े हर एक राजा को समझ में आ गया था कि अंग्रेजों से दुश्मनी करना बेवकूफी है। लेकिन कुछ पागल होते हैं टीपू सुल्तान जैसे, जो बोलते नहीं हम तो अपनी अलग इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम अंग्रेजों से नहीं डरेंगे। कुछ पागल होते नाना फडणवीस जैसे, तो जिन्होंने पागलपंथी दिखाई उनको अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, खत्म ही कर दिया। और 1798 में क्या होता है
एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है रिचर्ड वेलेसली। क्या नाम है इस व्यक्ति का? रिचर्ड वेलेसली। कब आएगा? 1798 में आएगा। रिचर्ड वेलेसली 1798 में आएगा, 1805 तक जाएगा। इसके पहले ये अमेरिका में रहा है। अमेरिका में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वहां इसने धूमधाम मचाई थी। ठीक है। रिचर्ड वेलेसली जब आएगा, ये अपने आप को क्या कहते थे? बंगाल का शेर, टाइगर ऑफ बंगाल। अपने आप को खुद कहते हैं टाइगर ऑफ बंगाल, क्योंकि उस समय तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। और इसने देखा कि भैया इसके चारों ओर, अगर मैं मैप में चलूं, इसी मैप में आप देख, नहीं ये मैप तो छोटा है, एक और मैप देखते हैं। इस मैप में आप चलिए, इतने बड़े जो मराठा कॉन्फिडेंसी बन के बैठी है, इसको तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ही निपटाएंगे, यही वेलेसली खत्म करेगा। ठीक है। मैसूर जा चुका है, मैसूर इसके पास से जा चुका है, मतलब इन्होंने मैसूर कब्जा कर लिया है, टीपू सुल्तान के पास जा चुका है। हैदराबाद इनका दोस्त बन ही चुका है। आरकाट इनका दोस्त कब से है? कर्नाटिक वॉर से। नॉर्दर्न सरकार इनके पास आ गया है। ठीक है। चावड़गुर इनका दोस्त बहुत पहले से है। तो जब जो इनके दोस्त हैं, देखो अंग्रेज ने जिसके साथ दोस्ती की थी, तो पहले दोस्ती किस लिए की थी? रिंग फेंस पॉलिसी बना रहे थे। लेकिन जब 30-40 साल से आप दोस्ती किसी के साथ करोगे और अंग्रेज जैसे के साथ आप दोस्ती करोगे, तो समय के साथ वो आपको ही धोखा देगा। तो धीमे धीमे यही अंग्रेज पहुंचते हैं उन लोगों के पास, हैदराबाद के पास, चावड़कोर के पास, जिन लोगों ने समय के साथ इनका रिंग फेंस पॉलिसी में साथ दिया था। तो अब ये इनको बोलेंगे, जैसे चावड़कोर के पास जाके बोलेंगे, भाई चावड़कोर, ये जो मैसूर वाले हैं ना, ये तुम पे अटैक करते रहते हैं। या जो ये हैं आपके हैदराबाद, इनको बोलेंगे कि भैया देखो, ये जो मैसूर वाला है टीपू सुल्तान, ये तुम पे अटैक करता है। मराठा तुम पे कभी कभी अटैक कर देते हैं। ठीक है। तो भाई तुम पे अगर सब जगह से अटैक होगा तो तुम्हें कौन बचाएगा? जैसे आज देखो, भारत चीन के बीच में युद्ध हो रहा है और दुनिया भर के देश पहुंच जा रहे हैं हमारे पास, खासकर रशिया, कि भारत भाई मोदी जी कोई दिक्कत है क्या? हमसे प्लेन ले लो, हमसे मिसाइल ले लो। मतलब इनको तो अपना माल बेचना है। और माल कैसे बेचेंगे? सातवरा दिखा के कि यार हमसे S-400 ले लो। और हम भी दौड़ जाते कि नहीं नहीं यार, हमको ये दे दो यार, हमको राफेल के जेट विमान दे दो, हमें डर है पाकिस्तान से, हमें डर है चाइना से। तो कुछ डर तो बनाया जाता है, कुछ डर सही में होता है। ऐसा ही डर इन लोगों को दिखाया इस रिचर्ड वेलेसली ने, और बोला भाई मैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़ी आर्मी है, मुझ पर तो कोई अटैक नहीं करेगा। तुम ये देख रहे हो कि मैं पिछले 40 साल से हम लोगों ने कितना बड़ा एम्पायर, लेकिन हम चाहते तुम इतने समय से हमारे दोस्त हो, हम नहीं चाहते कोई तुम पे अटैक करे यार, हम नहीं चाहते कोई तुमको हरा दे। लेकिन मुझे पता है तुम्हारी आर्मी बहुत छोटी है, और तुम्हें ही पता है तुम्हारी आर्मी बहुत छोटी है, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो हैदराबाद बोलेगा साहब बचाओ यार, फिर क्या करें हम? तो धीमे से वेलेसली अपनी पॉलिसी निकाल देंगे। जैसे LIC एजेंट पहले आपको डराएगा कि आप मर गए तो क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी बच्चों की फीस का क्या होगा। फिर आप बोलेंगे हाँ हाँ सही बात है, कोरोना वायरस चल ही रहा है, मैं मर गया तो क्या होगा। फिर धीमे से बोलेगा कोई बात नहीं, ये पॉलिसी दे दीजिए, महीने के 5,000 रुपये जमा करिए, जब आप मरेंगे तो आपके बच्चों को 1 करोड़ रुपये मिलेगा। तो हम आप फटाफट ले लेते हैं। तो पहले डर दिखाया जाता है, फिर उस डर का निदान दिखाया जाता है। डर के आगे जीत है, यानी डर के आगे पॉलिसी है। तो पहले रिचर्ड वेलेसली ने सबको पत्र लिख दिए जो इनके अंडर में थे, यानी इनके दोस्त थे, कि भैया तुम्हारे आसपास के तुम्हारे दुश्मन है, तुम पे अटैक करेंगे, मुझसे ये पॉलिसी ले लो, मैं पॉलिसी बेच रहा हूँ। फिर सब ने साइन कर दिया, क्योंकि इनको तो सबसे साइन करानी ही थी। तो कुछ ने तो प्यार मोहब्बत से साइन कर दी, और कुछ जो प्यार मोहब्बत से साइन नहीं करेंगे उनको ये मारेंगे। जैसे टीपू सुल्तान को थर्ड एंग्लो जो मैसूर वॉर खत्म हुआ था 1792 में, उसके बाद से ही टीपू सुल्तान को बोल रहे थे बेटा तू साइन कर ले। टीपू सुल्तान ने बोला मैं नहीं साइन करूंगा। तो अल्टीमेटली टीपू सुल्तान का क्या हुआ? माथे में गोली लगी, वो मर गया। उसके बच्चों को उठा के वेल्लोर की जेल में डाल दिया गया। और फिर वोडियार डायनेस्टी का वो छोटा सा बच्चा चिक्का राजा थर्ड को बिठा के बोला कि भैया साइन कर दे, उसने कर दिया। तो रिचर्ड वेलेसली इतना शातिर आदमी था, उसको तो सबसे सहायक संधि साइन करवानी ही थी। तो पहले किसी को डर दिखाया,
तो कुछ ने ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली, हाँ सर मुझे आपकी जरूरत है, और जो नहीं एक्सेप्ट करे उनके साथ उसने क्या किया, युद्ध लड़ा या वॉर लड़ा। सब्सिडियरी अलायंस से कई सारी स्टेजेस है, जैसे अभी तक मैंने आपको समझाया कि इसने साइन की, इसने साइन की, इसने साइन की, तो ऐसा नहीं कि सबके साथ एक ही जैसी शर्तें थी, सबके साथ अलग अलग शर्तें थी। तो कितने प्रकार की शर्तें थी और क्या क्या अंग्रेजों को इससे फायदा हुआ या जिसने साइन किया उसको इससे नुकसान हुआ, ये सारी बातें अपन कल देखेंगे, क्योंकि अभी मैं शुरू करूंगा तो खत्म हो नहीं पाएगा। तो आज की क्लास में आपने रिंग फेंस पॉलिसी आपने समझी है, और रिंग फेंस पॉलिसी एक एज अ प्रिकर्सर है, एक तरह से ये प्रणेता है। रिंग फेंस पॉलिसी ना होती तो सब्सिडियरी अलायंस ना होती, और सब्सिडियरी अलायंस ना होती तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ना होता। तो पहली स्टेज में इन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी अपनाई, दूसरी स्टेज में इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस इन सहायक संधि अपनाई, और तीसरी स्टेज में डलहौजी आएगा और लैप्स कर लेगा, सबको खा जाएगा, व्यपगत कर लेगा। तो आज की क्लास क्लियर है सभी को? जी सर। अच्छा, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, बहुत देर से दिख रही है, मेरे ख्याल से 5 मिनट से आप स्क्रीन देख रहे हो, इसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लिखा हुआ है, इसके सामने ईयर लिखा हुआ है, क्या ये ईयर सही है कि गलत है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का जो ईयर लिखा है वो सही है कि गलत है? गलत है सर। और अगर गलत है या सही है, ये आप मुझे चैट में बताओ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का जो ईयर लिखा है इसके सामने, क्या ये सही है कि गलत? अगर गलत है तो सही लिख के बताओ, और सही है तो सही बोल दो। बढ़िया, ये गलत लिखा हुआ है, इसे कहते हैं टाइपो एरर। टाइपिंग करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 1765 में, क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बाद हुई? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764 में। तो 1764 के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई है, तो वो 1765 में हुई है। अब कभी सवाल आ जाए कि युद्ध तो 1764 में खत्म हुआ और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1 साल बाद क्यों हुई, इसका जवाब मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि इसका जवाब आप लोगों को पता ही है कि युद्ध खत्म होने के 8 महीने बाद संधि क्यों साइन हुई, तुरंत संधि या ट्रीटी साइन क्यों नहीं हो गई। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।